Thank you for your question. Ma'am, I think you will have to understand the nitty-gritty of the operations. I think you came late, so you missed the animation video. So, in a nutshell, I would like to share that it is because of the floating cranes utility, which increases and decreases with the depends on the customer. If उनको बड़ा पार्सल लाना है तो फ्लोटिंग क्रेन की यूटिलिटी बढ़ जाती है, अगर उनको छोटे पार्सल में वेसल लाने तो फ्लोटिंग क्रेन की यूटिलिटी उतनी नहीं रहती है उस समय के लिए। तो लास्ट 3 साल में फ्लोटिंग क्रेन्स का जो ग्राफ रहा है, गियरलेस वेसल्स कम आए हैं, गियर्ड वेसल्स ज़्यादा आए, लेकिन हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मार्केट कैसा भी हो, बड़े जहाज़ का मार्केट हो कि छोटे जहाज़ का मार्केट हो, हम लोग के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन हाउस रेडी है। तो इस वजह से स्कोप रहा है, इसलिए पैट मार्जिन इंटैक्ट है। और फ्लोटिंग क्रेन के यूटिलिटी के कम होने की वजह से हमारे ये आप गिरावट देख रहे हैं। लेकिन आगे जाके इसी क्वार्टर की मैं बात करूं तो पिछले पूरे साल में हमने जो गियरलेस वेसल का वॉल्यूम हैंडल नहीं किया उतना इसी क्वार्टर में कर लिया है, क्योंकि अब सारे जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारे अपने वेसल्स हैं वो बड़े पार्सल में ला रहे हैं। तो इस वजह से आप ग्रोथ देखेंगे इस बार। और फ्रेट मार्केट अपने हिसाब से काम करता है और कस्टमर का कॉल रहता है कि उसको किस साइज़ के पार्सल में वेसल को लाना है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर वी आर देयर स्टैंड बाय इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट सिनेरियोस। सर, मैं आपका क्वेश्चन आप थोड़ा इलेबरेट करें, क्लेरिफिकेशन चाहना है। सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका ऑपरेशंस जो है जी, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को कैसे मैच कर रहा है? जी, राइट, यू ऑपरेट इन वेरियस पोर्ट्स एंड आपका जो रिस्क मिटिगेशन प्रैक्टिसेस है सीज पे, जब भी ग्लोबल टर्मोइल हो रहा है, कुछ सीज पे पॉलिटिकल इश्यूज हो रहा है या तो कोई इंसिडेंट होता है जो आपने फेस किया है, आपने ओवरकम किया है, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। थैंक यू। सर, हम लोग पिछले 30 साल से इस बिजनेस में हैं। आज तक ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट हमें हुआ नहीं है हमारे साथ। और क्योंकि जहाँ पे भी हम काम करते हैं उसका पहले रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के लिए हम लोग पहले उसका सी स्वेल, करंट और कैसे पॉन्टून की स्टेबिलिटी बनाई जाए। अगर वहाँ पे हाई स्वेल है, लहरें ज़्यादा हैं, तो हम लोग पॉन्टून स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 3-3.5 मीटर का पॉन्टून बनाएंगे, उसका ड्राफ्ट ज़्यादा रखेंगे तो वो सी स्वेल को झेल लेगा। और उसके लिए पूरी हाइड्रोग्राफिक मॉडलिंग होती है जो कि हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और कंसल्टेंट्स और प्रोफेशनल के साथ मिलकर करते हैं। उसके बाद नेवल आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और उसके बाद ही हम कहीं पे भी साइट पे कोई किसी भी लोकेलिटी पे काम करते हैं। ये सारे पोर्ट ऑपरेशंस में हम लोग ने सारे स्टडी पहले किए हुए हैं, उसके बाद ही सारी ये एसेट्स हमने बनाई है और हम लोग इस बिजनेस में अंदर गए। तो ये है। और जियोपॉलिटिकल जो भी बात है वो हम तो इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से चल रहे हैं। आज की डेट में हम टॉप 5 इकोनॉमीज़ में हैं, आगे जाके हम टॉप 3 में भी होंगे 2030 तक, ऐसा भी एस्टिमेशन है। और जितना देश ग्रो करेगा, जीडीपी रेट जो भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ग्रो करेगा उतना ही हमारी शिपिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बिकॉज शिपिंग इंडस्ट्री इज अ डिराइव्ड डिमांड, सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट डिमांड। द मोर द इंडस्ट्री ग्रोज, बी इट कोस्टल मूवमेंट, बी इट इम्पोर्ट्स और बी इट एक्सपोर्ट्स, anything it is, or if industry wants to reduce its own costs by diverting their cargo from any major port to a minor berth, अगर आपको साहब मेजर पोर्ट में जाके अगर 550-600 रुपये पर टन कॉस्ट पड़ रही है और अगर आप आधी कॉस्ट में हम आपको सर्विस दे सकते हैं तो आप वहाँ पे क्यों जाओगे? ओनली रीज़न इज अवर स्ट्रॉन्ग बेस इज अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम ये चीज़ कर पाते हैं। और हमारी स्किल और एक्सपर्टीज़ है कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये एक्सपीरियंस की वजह से आगे काम कर रहे हैं। तो बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो भी रहती है उस पर हमें सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर को इतना इम्पैक्ट आज तक आया नहीं। पिछले इतने साल से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इट वाज अ पार्टनरशिप फॉर्म टिल 2024, बट नाउ वी हैव कम अप विथ IPO and listing, and we've converted the company. We are growing and we still want to grow and be a part of India's development. I would like to announce that company has
is planning to go in container light trade now, and also exploring additional waterfronts at unexplored and strategic localities. कई ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री को मेजर पोर्ट की जगह पे माइनर जेटीज हैं. पूरे इंडिया में आज की डेट में जितने भी माइनर बर्थ्स है वो सारे पे कार्गो इतना हैंडलिंग नहीं होता. तो अगर जहाँ पे इंडस्ट्री आ रही है मेजर पोर्ट उससे दूर है तो हमेशा वो माइनर पोर्ट के लिए स्कोप खुला ही रहेगा. और आप इंडिया का नक्शा एक बार उल्टा करके देखेंगे तो तीनों साइड समुद्र है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और 12 ही मेजर पोर्ट है. तो वाटर फ्रंट्स, क्रिएटिंग मोर वाटर फ्रंट्स, क्रिएटिंग कोस्टल मूवमेंट वेसल्स which are as per the peculiarity of the port. Like for steel cargo movement, we are planning to come out in a segment of say 5,000 deadweight vessels, which is nowhere in India. अभी 5,000 deadweight के जहाज इंडिया में नहीं है, और अगर है तो बहुत मतलब एज उनकी इतनी नहीं है. बाकी उसके अलावा हम लोग को कंटेनर लाइट रेज का एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव काम मिला हुआ है अभी, जो हम स्टार्ट करेंगे आगे जाके, जहाँ पे कोई एक देयर इज ओनली वन मेजर रिवराइन पोर्ट, मेजर पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, विच इज इनवाइटिंग अस टू डू कंटेनर लाइट रेज एट मिड स्ट्रीम्स. So this is only done, I think, in Mississippi, US, and then it will be first time done in India. So with our help of our floating cranes, we'll reduce the draft of the vessel from 9 meters to say 6.5 meters, and then only the vessel will berth at the port. Abhi there's double handling happening. So the vessel, feeder vessel, has to call at Haldia because it has a 9-meter draft. So then the vessel, the containers has to be offloaded and sent into the wrecks, railway wrecks, and then it has to be sent to Kolkata. So all these chain of costs will be saved by deploying our marine infrastructure there, which will be on a long-term basis. So, and also third thing is the non-monsoon ports which are shut. Those ports will also be operational by doing transshipment operation from port to port. That will be our volume increasing methodology. And another one is there are various of our customers who are intending to shift their parcel from minor parcel size to major parcel size. से आपका 50-60 हज़ार टन का जहाज आ रहा है, उसकी जगह आप 2 लाख 1.5 लाख टन का जहाज लाते हो, तो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की यूटिलिटी बढ़ती है और हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिससे हमारे अगले 4-5 साल में हमारी ग्रोथ रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे और एडिशनल एज पर द डायनामिक्स ऑफ द पोर्ट. मैं आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि फ्रेट मार्केट से, ट्राइबल की शिपिंग फ्रेट मार्केट से हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई लिंक नहीं है उसका. चाहे वो कुछ वॉर्स हो या कुछ भी हो, या आपको वेसल केप ऑफ गुड होप से लाना पड़े या आपको स्विस कैनाल से लाना पड़े, पर टन माइल कॉस्ट जो बढ़ती है घटती है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, वो अलग मार्केट का सेगमेंट है. उससे हमारे सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बिकॉज जहाज आते हैं जाते हैं, इतने सारे जहाज है दुनिया में, और इंडस्ट्री चलती है, उनको कार्गो चाहिए, वो एक नहीं तो दूसरे जहाज ले लेंगे. जो भी जहाज की जहाँ भी पोजीशनिंग होगी वहाँ से वो जहाज उठा के लोडिंग में भेजेंगे, डिस्चार्जिंग में भेजेंगे. तो हम तो लोडिंग करेंगे, डिस्चार्जिंग करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे. तो इसकी वजह से कोई एज सच हमारे बिजनेस या वर्टिकल में कोई इम्पैक्ट आया ऐसा मैंने देखा नहीं, ना ऐसा सुना भी. ग्रुप आज की डेट में एज अ ग्रुप हम लोग जिस सेगमेंट में हैं उस सेगमेंट में मार्केट का कोई पीयर नहीं है. उसके कई रीजंस हैं, क्योंकि ये हेवीली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है. पिछले 25-30 साल का एक्सपीरियंस और वर्कफोर्स और उस पोर्ट पे काम करने का एक्सपर्टीज, वर्कफोर्स और एंट्री बैरियर्स बहुत सारे, बिकॉज आपके इतना सारा कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. कैपिटल इन्वेस्ट करके उतना वॉल्यूम भी होना चाहिए. हम लोग आज की डेट में 17-18 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रहे हैं. दूसरे जो भी प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, या फिर उनका सबसे बड़ा फैक्टर ये कि उनका वॉल्यूम नहीं है. वो सारे मिला के 1 मिलियन टन भी कार्गो 1-1.5 मिलियन टन पे खड़े हैं, और हम लोग अकेले प्लेयर 17-18 मिलियन टन कार्गो हैंडल कर रहे हैं. उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है. इन 15-20 साल में वेस्ट कोस्ट में 2 बड़े प्लेयर्स थे, यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड और श्रीजी शिपिंग. सो अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड शिपर्स लिमिटेड के ग्रुप के ओनर्स
का देहांत हो गया टेररिस्ट अटैक में, उसके बाद द ग्रुप progressed a lot because of the legacy issue. They had to sell all the marine assets, and we acquired all those marine assets and doubled our capacity overnight, and that's how we captured the major cargo volumes. आज की डेट में 80 to 90% ऑफ वेस्ट कोस्ट के माइनर पोर्ट्स का कार्गो हम लोग हैंडल करते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद अगर बनाने भी जाएंगे तो वो भी 5-7 साल पहले बनने नहीं वाला, क्योंकि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए एक तो फाइनेंस भी चाहिए, वॉल्यूम्स भी चाहिए, और एंट्री बैरियर्स बहुत है. तो दिस इज़ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ us, and this is the logic why others cannot enter this segment easily, and if they enter, it won't be viable for them. International players ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन में लोकालिटी वाइज पर्टिकुलर पोर्ट वाइज होंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग मल्टीपल पोर्ट्स पे काम करने का कोई सिंगल एजेंसी का, इसीलिए हमारे कोई पीयर नहीं. और इंटरनेशनली जहाँ पे भी ये काम हो रहा है वहाँ पे नॉटिकल माइल के डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से जहाज़ नहीं बनाते. अगर जहाज़ बनाते हैं तो वॉल्यूम्स नहीं होते. इस वजह से इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, लेकिन दे आर वेरी स्केर्स, और आई डोंट सी एनीबडी डूइंग सच हाई वॉल्यूम्स एट मिड स्ट्रीम एंकरेजेस फॉर डूइंग लाइट रेज ऑपरेशंस. We will dilute that percentage, and then we will own the remaining percentage with the promoters. So presently 10% is being diluted, but as per SEBI norms, we will have to dilute as per SEBI norms within a span of time frame, whatever has been prescribed by the rules and regulations. I cannot disclose the name because we have not got the their consent in the RHP, so cannot disclose the name of the largest customer. Can you share their sector at least? That's the last question. I promise. Oil and gas. All right.